सभी का चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आरपीसी स्कूल लेक्चरर की क्लासें चल रही थी अपनी फर्स्ट पेपर की। तो पिछली क्लास में ने टॉपिक लिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसी का तीसरा भाग है ये। तो पीछे हमने छोड़ा था दांडी मार्च तक, तो आज हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। तो दांडी मार्च के अलावा अन्य भी कई मार्च हुए हैं, नमक आंदोलन हुए हैं। तो वो कौन कौन से थे। एक नंबर पे आता है अपना वेदरण्यम में मार्च। ये दक्षिण भारत का है। इसका संचालन किया था सी राजगोपालाचारी ने, जिन्हें राजा जी बोलते हैं। और ये चला था तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम में तट तक तमिलनाडु में। उसके बाद दर्शाना मार्च। ये 5 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने गुजरात के दर्शाना में मार्च का नेतृत्व किया। इसमें सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। और इसमें जो गांधी जी के पुत्र थे मणिलाल, वो भी इसमें नेतृत्व करता थे। इसके बाद देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930 और ये चला था 13 जनवरी 1931 तक। तो ये महत्वपूर्ण तारीख है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से थे इसमें? तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में थे। श्रीनिवासन शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, जयकर, BR अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया। तो ये मुख्य प्रतिनिधि थे। और राजस्थान से थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराज, महाराज उदयभान सिंह धौलपुर के महाराज और महाराज जय सिंह अलवर से। तो ये राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने गए थे गोलमेज सम्मेलन में। इनमें महाराजा गंगा सिंह ये तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे शामिल, और अंबेडकर जी ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तो इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और ना ही गांधी जी ने लिया था। इसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जान लेते हैं हम। पहले हुआ था, इससे पहले 11 सूत्री मांग पत्र जो गांधी जी द्वारा इरविन को दिया गया था, 11 सूत्री मांग पत्र। तो उसमें 11 मांगी गई थी गांधी जी के द्वारा। तो इन 11 मांगों पे इरविन द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, इनको छोड़ दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो इस पे गांधी जी ने एक बाद में कमेंट भी, एक टिप्पणी की थी कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। ये टिप्पणी की थी गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र ठुकराने के बाद। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तो इस बार सुधार के लिए उन्होंने एक समझौता किया इरविन ने गांधी जी के साथ। तो गांधी इरविन पैक्ट है ये समझौता, ये महत्वपूर्ण है। ये हुआ था 5 मार्च 1931 में, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद का समझौता ये। और इसका प्रयास किया था तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, यानी इन दोनों के प्रयासों से ये समझौता हो सका। और इसकी शर्तें कौन कौन सी थी? इसकी शर्तें थी कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेगा, यानी इरविन के द्वारा रखी गई शर्त थी ये। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगा। तो पहली महत्वपूर्ण शर्त तो यही होगी कि अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये समाप्त कर देंगे गांधी जी। और सेकंड जो गोलमेज होगा आगे, उसमें कांग्रेस हिस्सा लेगी। और जो भी राजनीतिक कैदी है जिनके केस मजबूत नहीं है उनको रिहाई की जाएगी। ये उनके द्वारा, ये अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी जिसका केस मजबूत नहीं है, जो राजनीतिक कैदी है, उनकी रिहाई की जाएगी। इसके बाद एक दो और इसमें शर्तें थी जो मान ली गई थी। इसमें एक तो नमक कानून पे शर्त मान ली थी। नमक कानून, नमक को स्वतंत्र कर दिया था बिक्री के लिए। आप नमक उत्पादन कर सकते हो, बेच सकते हो, ये भी छूट की थी। और इसके बाद एक दो अलावा और देखें तो जो राजनीतिक कैदी थे केवल उनको ही सज़ा मुक्त किया गया था। जिसमें जो राजनीतिक के अलावा अपने हो गए क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको फांसी होनी थी। तो उस पर कोई विचार नहीं किया गया था। इसके बाद गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस बात की आवाज़ नहीं उठाई। इसी वजह से गांधी जी, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी हो गई थी। तो
ये विरोध का कारण हुआ, बाद में आलोचना भी हुई गांधी जी की बहुत ज़्यादा। वो इसके बाद अगला देखते हैं हम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो पहला हो गया और उसके बाद दूसरा आ गया। दूसरे में जैसे शर्त रखी थी कि कांग्रेस भाग लेगी, तो सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया। इसको देखते हैं हम। ये चला था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये इसकी अवधि है सेकंड गोलमेज सम्मेलन की। और इसमें 111 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछली वाली में 89 ने भाग लिया पहली में, और अब की बार 111 ने। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने हिस्सा लिया, यानी गांधी जी को नेतृत्व सौंपा गया था कांग्रेस के द्वारा। तो भारत से गांधी जी गए थे। और सांप्रदायिकता व आरक्षण के मुद्दे पर गांधी जी असफल हो गए। तो इसमें जो अपने B.R. अम्बेडकर साहब है ये, और मुस्लिम लीग द्वारा अपने हक रखे गए, अम्बेडकर द्वारा सुझाया गया हमें ये निर्वाचन में अलग क्षेत्र दिए जाएं, आरक्षण दिए जाए। तो यही मांग है मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई। तो ये जो मुद्दे थे इस पे कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो इस पे गांधी जी असफल हो गए, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो उसका। तो ये बीच में छोड़ के आना पड़ा गांधी जी को। और 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी बम्बई आ गए, यानी ये पूरा करके सम्मेलन। और असफल तो हो गया, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल बात हुई नहीं, कोई ना तो कोई समझौता हुआ, ना इस पे कोई प्रस्ताव, ना आगे विचार, ना कुछ। तो इसमें गांधी जी की एक टिप्पणी आती है, क्या यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि मैं ध्वज ध्वज आप लोगों ने मुझे सौंपा है उसके साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। तो ये टिप्पणी आई है सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगली घटना है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी पहला तो आंदोलन समाप्त हो गया था, तो उसके बाद गांधी जी की शर्तें रखी गई थी, 11 सूत्री मांग। तो उसमें कुछ तो मान ली गई थी, शराबबंदी ये, और बाकी जो कुछ बची हुई थी वो नहीं मानी थी। तो असंतोष फैला हुआ था। तो पुनः गांधी जी ने भारत आके दोबारा से ये आंदोलन शुरू कर दिया, यानी 2 चरणों में चला है। तो पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो रोक दिया था, बाद में इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो उसके बाद पुनः ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे, तो आते ही उन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। तो इसकी अवधि क्या है, 1 जनवरी 1932 से 1934 तक ये चला था। और गांधी जी के वापस स्वदेश लौटने तक लगभग सभी दिग्गज नेता गिरफ्तार हो चुके थे। तो ये कंडीशन थी जब ये गांधी जी लौटे थे पुनः लंदन से भारत हैं। और इरविन के स्थान पर अब वेलिंगटन ये वाइसराय बन चुका था, वेलिंगटन आ गया था इरविन के स्थान पर। और मजबूरन गांधी जी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा, क्योंकि मांगे मानी नहीं गई थी इसमें। और गांधी जी को इस दौरान गिरफ्तार करके यरोदा जेल में डाल दिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया पुनः। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड घोषणा। इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। यानी जो सांप्रदायिक पंचायत है, सांप्रदायिक यानी आरक्षण की बात होगी इसमें, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सीटें, उनमें सीटें देने का प्रावधान रखा गया था। तो यही है मैकडोनाल्ड घोषणा। इसमें इसकी तारीख है 16 अगस्त 1932। तो 16 और 16 दूनी 32, तो सांप्रदायिक पंचायत ये याद हो जाएगा इससे। 16 अगस्त 16/8/1932। और ये घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में 71 स्थान देने का प्रावधान किया गया था इसमें। और गांधी जी ने इसका विरोध किया, गांधी जी इसके विरोध में थे। तो 20 सितंबर 1932 में उसमें गांधी जी थे जेल में, कौन सी, यरोदा जेल में। तो यहीं से उन्होंने अनशन अपना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया, इसके विरोध में, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। और इस पर टिप्पणी की थी B.R. अम्बेडकर ने इनको बोला था कि यह राजनीतिक धूर्तता है। इसके बाद हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य। तो ये पूना पैक्ट उसी सांप्रदायिक पंचायत के कारण हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, कौन कौन से थे शामिल, मदन मोहन मालवीय, C. राजगोपालाचार्य, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, इन्होंने मिलकर समझौता करवा दिया गांधी जी और अम्बेडकर का। तो समझौते में क्या शर्त रखी गई, इसमें हरिजनों को 71 की बजाय 148 सीटें दी गई,
यानी इसमें देने का प्रावधान किया गया। 148 पहले 71 थी जो सांप्रदायिक पंचायत में, तो इसमें 148 सीटें देने का प्रावधान किया गया। कुल 17 लोगों ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। और एक फैक्ट ये भी आता है कि गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, गांधी जी के स्थान पर मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अन्य तथ्य कौन कौन से हैं। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता, इसी को छुआछूत विरोधी लीग और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 में हरिजन यात्रा प्रारंभ की जो 9 माह तक चली और लगभग 20,000 किलोमीटर इसमें तय किया गया। तो ये दोनों तारीख है 1932 और 1933। 32 में हरिजन सेवक संघ और 33 में हरिजन यात्रा। इसके बाद 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होने के साथ ही गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यानी 1934 के बाद अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हो गया समाप्त, और इसी समाप्ति के साथ गांधी जी ने अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति इन्होंने छोड़ दी। और एक आता है बीच में मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया और कब बनाया गया। मुक्ति दिवस बनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। ये डेट कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा क्यों मनाया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को बिना पूछे ब्रिटिश सरकार द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसमें, तो भारत को शामिल कर लिया गया बिना पूछे, बिना उनकी सहमति के। तो क्या हुआ कि इसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी 8 सरकारों का इस्तीफा अंग्रेज सरकार को सौंप दिया। तो इनकी 8 सरकारें थी कांग्रेस की, जो चुनाव हुए थे उपचुनाव, तो उस दौरान जो 8 सरकारें थी उन्होंने अपना इस्तीफा अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो इसी कारण से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, भी कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है। तो ये था मुक्ति दिवस। इसके आगे देखते हैं। अब आगे अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुए। तो प्रथम सत्याग्रही ये तो सभी जानते हैं, विनोबा भावे थे। इसके बाद द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त, फोर्थ प्यारेलाल, फिफ्थ अब्दुल कलाम आज़ाद और सिक्स्थ वल्लभ भाई पटेल। तो 1, 2, 3 ये 3 तक तो महत्वपूर्ण है, याद रखने वाले। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे, और अब्दुल कलाम आज़ाद ये हो गए अपने 5वें। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल छठे सत्याग्रही। इसके बाद आता है अपना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। तो ये क्रिप्स मिशन अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया और इसका नेतृत्व किया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने। क्यों आया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने हेतु, ये इसका मेन कारण था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी सेकंड, तो भारत के समर्थन के लिए ये आया। तो भारत ने इस शर्त पर समर्थन दिया कि युद्ध के बाद भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी या ठोस उत्तरदायी शासन का हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाएगा। युद्ध के बाद अगर भारत इसमें युद्ध में शामिल होगा, ब्रिटिश का सहयोग करेगा, क्योंकि उस समय जो कुछ हार हुई थी इनकी ब्रिटिश की, तो ये इसमें डर गए थे, तो भारत का इन्होंने सहयोग लिया। वैसे तो इनका उपनिवेश ही था ये, पर जो महत्वपूर्ण नेता थे उनसे इनका वार्ता हुई, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जैसे ही आप वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता दोगे और तुरंत जो सत्ता है हमें सौंप दोगे। तो ये क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन के बारे में कथन। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला था पोस्ट डेटेड चेक, यानी इसकी अवधि ख़त्म हो चुकी है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी और जो सत्ता हस्तांतरण है वो तो हम अपने आप कर लेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था दिवालिया बैंक का चेक, यानी ये खुद दिवालिया होने वाले हैं तो इनके बैंक का ये चेक है, तो हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस समझौते की। और क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने शैतान का वकील कहा। ये क्रिप्स ये जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, तो ये शैतान का वकील बन के आया, ऐसे करके टिप्पणी की थी जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अगस्त क्रांति
इसका प्रस्ताव रखा गया था 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, और इसकी पुष्टि हुई थी 8 अगस्त 1942 में, और शुरू हुआ था ये 9 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से। तो ये इसकी 3 अवधि है। वर्ष तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1942 में ये सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रस्ताव याद कर लो 14 जुलाई, और इसकी शुरुआत याद कर लो 9 अगस्त 1942 को। तो ग्वालियर टैंक मैदान से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसमें क्या क्या विशेष बात है? आंदोलन के प्रस्ताव पर विरोध हुआ। पहली बार जब प्रस्ताव रखा गया तो इस पर विरोध हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उन्होंने बोला अगर सहमति देनी है तो दे दो, नहीं तो मैं तो खुद ही इसको शुरू कर लूँगा। देश की जो बालू है इसी से मैं एक कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो इसके बाद उन्होंने पुष्टि कर दी और इनको प्रस्ताव को मान्यता दे दी। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो गांधी जी द्वारा, और मरो नहीं मारो ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और इसके कार्यक्रम कौन कौन से थे भारत छोड़ो आंदोलन के? इसमें सैनिक अपने सहयोगियों व भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, और छात्रों को आत्मविश्वास के दम पर शिक्षा का बहिष्कार करने को कहा गया। छात्र अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिक्षा को छोड़ेंगे, कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, और किसान समर्थक सरकार समर्थकों व जमींदारों को लगान नहीं देंगे, और देशी रियासत के लोग राजाओं का तभी सहयोग करेंगे जब वे सरकार का विरोध करेंगे। ये देशी रियासतों के लोगों को बोला गया था, जैसे हमारे राजस्थान में भी रियासतें थी। तो अगर ये राजा सहयोग करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे तभी इनका सहयोग करना है, नहीं तो नहीं करना। सरकारी सेवक त्याग पत्र न दें किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। तो सरकारी सेवकों को, सरकारी जो कर्मचारी थे उनको बोला गया था कि आप त्याग पत्र ना दो, आप बस इतना करो कि कांग्रेस में अपनी राजभक्ति रखो, कांग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा रखो। तो इसके तहत चला गया ऑपरेशन जीरो आवर। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया। तो इसके तहत सभी जो बड़े बड़े नेता थे सभी को जेल में डाल दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, कौन से नेता कौन सी जेल में थे? तो इनको देख लेते हैं हम। गांधी जी और सरोजनी नायडू ये गए थे आगा खां जेल में, और जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया ये गए थे अहमदनगर जेल में, और राजेंद्र प्रसाद ये गए थे बांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण गए थे हजारीबाग जेल में। ये बाद में कैद से फरार भी हो गए थे। इसके बाद देखते हैं, बाद में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी आदि ने भूमिगत रहकर आंदोलन को चलाया। तो ये ऐसा भी बोलते हैं अगस्त क्रांति, ये भारत छोड़ो आंदोलन इसको बोलते हैं, बिना नेता के शुरू चलाया गया आंदोलन। तो उसमें जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे जेल में थे। तो ये जो बाहर निकले हुए थे, भाग के निकले हुए थे, ये जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, अरुणा आसफ अली हो गए, सुचिता कृपलानी हो गए। इन्होंने ये भूमिगत रह के, अंडरग्राउंड रह के ये आंदोलन को संचालित किया। और उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, उषा मेहता, इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इसी से वे अपना एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। वायसराय थे लिनलिथ ने इस समय आंदोलन को 1857 की क्रांति के बाद सर्वाधिक गंभीर बताया। इन्होंने बताया जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके बाद दूसरे नंबर पर यही क्रांति है सबसे भयंकर। सुभाष चंद्र बोस ने इस क्रांति को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा, और ये कहा था बर्लिन रेडियो स्टेशन में। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस बर्लिन गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने संदेश दिया था भारत को। तो इसी में बोला था कि ये जो अपना अगस्त क्रांति चल रही थी ये अहिंसक गुरिल्ला पद्धति के वाला युद्ध है। इसके बाद देखते हैं 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1944 में वापस ले लिया गया। इसके बाद देखते हैं 1944 में ये वापस हो गया। इसके बाद समानांतर सरकारें, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कुछ समानांतर सरकारें बनाई गई थी भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा। तो वो कौन कौन सी थी? बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी चित्तू पांडे की सरकार। तो ये सबसे पहली सरकार थी और सबसे छोटी यानी सबसे कम अवधि तक चली थी। इसके बाद तामलुक मिदनापुर बंगाल की, ये सतीश सामंत द्वारा बनाई गई सरकार थी। और इसके बाद सतारा महाराष्ट्र वाली, ये वाई बी चौहान द्वारा और नाना पाटिल द्वारा बनाई गई, ये सबसे लंबी थी।
यानी सबसे छोटी बलिया उत्तर प्रदेश वाली और सबसे लंबी समानांतर सरकार कौन सी? सतारा महाराष्ट्र वाली। इसके बाद एक उड़ीसा में भी समानांतर सरकार बनी थी। इसके बाद आते हैं हम कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को ये आया था। तो एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। एटली सरकार द्वारा 1946 में भारत भेजा गया और यह एक हाई पावर कमीशन था, यानी ये इसके पास हाई पावर था, ये एक महत्वपूर्ण कमीशन था। तो इसमें कुल 3 ब्रिटिश सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 महत्वपूर्ण याद रखने वाले हैं। ये तीनों कौन कैबिनेट मिशन में शामिल सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना। यानी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय नेतृत्व में अब अपनी सत्ता है ना, ये भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाए। तो इस पे विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। और इसमें संविधान निर्माण हेतु भारतीय दलों के समर्थकों में से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना और भारत निर्माण हेतु, भारत का संविधान के निर्माण हेतु एक कार्यकारी परिषद बनाना भी इसका एक उद्देश्य था। किसका? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 3 स्तरों प्रांत, प्रांतीय समूह, केंद्र के साथ एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव दिया। अब ये एक जटिल प्रणाली 3 स्तरों में दी, प्रांत, प्रांतीय समूह और केंद्र। कैबिनेट मिशन असफल हो गया। असफल होने के कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व भारतीय मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद, ये हमेशा वैसे चलता ही रहता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये बिल्कुल ही मतभेद हो गया था। और विभाजन के बाद भारत के प्रांतों को 3 समूह में बांटना, ये भी एक कैबिनेट मिशन की असफलता का कारण था। मिशन एक स्वतंत्र एवं अखंड भारत की मांग को पूरा करने में विफल रहा। तो ये कैबिनेट मिशन की असफलता के कारण थे। इसके बाद देखते हैं अपने सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं इसको। तो इसकी तारीख पूछ ली जाती है एग्जाम में। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस किया गया। तो इसका कारण क्या था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में सीटों का विभाजन, ये महत्वपूर्ण कारण था इसका। सीटों का विभाजन कैसे हुआ? कांग्रेस के पास 6 सीटें, मुस्लिम की थी 5 सीटें और अन्य की थी 3 सीटें, कुल मिला के 14 सीटें थी। और जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाद में फिर इनकार कर दिया और दंगे करवा दिए। तो यही इनका था सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को और पीएम थे जवाहरलाल नेहरू इसके। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें सम्मिलित हो गया। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ। भारतीयों द्वारा तलवार नामक जहाज पर किया गया यही विद्रोह था। एटली की घोषणा हुई थी फरवरी 1947 को। एटली की घोषणा में क्या था? जून 1948 से पहले भारत को सत्ता सौंप देने का इसमें विचार किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ये सभी को पता है, ये विभाजन का एक प्लान था माउंटबेटन द्वारा। तो भारत विभाजन का इन्होंने बोला एकमात्र विकल्प यही है कि भारत को विभाजित करना पड़ेगा पाकिस्तान से। इसके बाद आगे देखते हैं अपने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया उसके बाद भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसकी तिथियाँ हैं महत्वपूर्ण। 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ? प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का। इसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ये उच्च सदन और निम्न सदन है। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को अधिनियम प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये था अपना वीडियो, कंप्लीट हो गया। इसमें एक टॉपिक है, आगे नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हम करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।